Okay, good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is the urine formation. Mechanism of urine formation involves three steps. Mechanism of urine formation involves three steps. First is the ultrafiltration. First one is ultrafiltration. Second, selective reabsorption. Selective reabsorption. And third one is the tubular secretion. Tubular secretion. So a urine formation involves three main steps: ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. Firstly we will talk about ultrafiltration. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? Ultrafiltration की. What is ultrafiltration? First step in urine formation is the formation or the filtration of blood which is carried out by glomerulus. First step जो है वो क्या है? Filtration of blood. पहला जो step है urine formation में, that is the filtration of blood by glomerulus. Blood को का filtration, और filtration कौन करेगा? Glomerulus. This is the first step of the ultrafiltration process occurs in Malphizian corpuscles of nephron. We know all that what is Bowman's capsule and glomerulus membrane. Blood is filtered through three layers. Blood जो फिल्टर होगा यहाँ वो 3 layers के थ्रू फिल्टर होगा. Blood is filtered through 3 layers. First one is the endothelium of blood vessels, endothelium of glomerulus blood vessels. Second is the basement membrane, and third one is the epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman's capsule. So blood is filtered through these 3 layers: endothelium of glomerulus, epithelium of Bowman capsule and basement membrane in between these 2 layers. 1100 to 1200 ml blood is filtered per minute by the glomerulus. That is 1/5 of the blood pumped by ventricles. Blood pumped by वेंट्रिकल्स. जो ग्लोमेरुलस है वो 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है, जो कि वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करते हैं उसका 1/5 है. तो ये 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है. जो एपिथीलियम है बोमेन्स कैप्सूल के, एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के एपिथीलियम को इज नोन एज, या एपिथीलियम या हम कहें जो एपिथीलियल सेल्स हैं, एपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल नोन एज पोडोसाइट्स. इन बोमेन्स कैप्सूल के एपिथीलियल सेल्स को हम पोडोसाइट्स बोलते हैं. दीज पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं दैट they leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. ये बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स या पोडोसाइट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये कुछ स्पेस लीव करते हैं जिनको हम स्लिट पोर्स या फिर हम इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं. ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है इन तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा के, प्रोटीन को छोड़कर वो सारे ल्यूमन बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं. तो इसीलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. जैसे ये है हमारा बोमेन कैप्सूल, ये हो गया ग्लोमेरुलस जो ब्लड को लेकर आया है. तो ये ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है इसमें से कि सारे कंपोनेंट ब्लड के बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोड़ के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं. इसीलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. क्लियर? अब द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट is known as GFR or glomerulus filtration rate. What is glomerulus filtration rate? Amount of
filtrate formed by the kidneys per minute, by the kidneys पर मिनट, कि 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, कितना फिल्ट्रेट बनाती है, वो उसका GFR है। और GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल का होता है 125 ml पर मिनट, या हम कहें 180 लीटर पर डे, कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। और एक दिन की बात करें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है एक दिन के अंदर बनता है। ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, वो हमने देख लिया कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है पर मिनट फिल्टर होता है, जो कि क्या है 1/5 है ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स। अब अगर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, इफ देर इज फॉल इन दिस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, देन देर इज अ मैकेनिज्म JGA, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ग्लोमेरुलस एपरेटस, एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है। अगर GFR रेट कम हो जाए तो ये JJA सेक्रीट करता है रेनिन। और JJA कहाँ पर होता है? इट इज फॉर्म्ड by at the contact of cellular modifications in distal convoluted tubule, cellular modifications in distal convoluted tubule at the contact with एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, वहाँ पर ये JJA बनता है, JGA, जिसको ग्लोमेरुलस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं, जो कि रेनिन रिलीज करता है। जब GFR कम होता है तो ये JGA रेनिन रिलीज करेगा, रेनिन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को दोबारा से इंक्रीज करके उसको रीस्टोर कर देगा। क्लियर? तो जो हमने कहा कि इन तीनों लेयर से ब्लड फिल्टर होता है, तो ये जब ब्लड फिल्टर होता है तो वो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो इस ब्लड को फिल्टर करवाने में हेल्प करता है। कौन सा प्रेशर होता है वो जो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है दैट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ये ब्लड प्रेशर है जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। क्लियर? और ये प्रेशर ये ब्लड प्रेशर है जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का, इट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अब हमने बात की एक दिन में हमारा 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन जो यूरिन बनता है वो बनता है 1 से 1.5 लीटर। तो अब 180 में से 1.5 लीटर माइनस कर दिया, तो व्हाट अबाउट द फिल्ट्रेट? तो वो बच गया, जो उसका क्या होगा? तो वो फिल्ट्रेट हमारा क्या हो जाता है? सेकंड स्टेप है हमारा, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, सेकंड स्टेप है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। सेकंड स्टेप इज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन? अब ग्लोमेरुलस, अब ये फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्ट्रेशन के बाद इतना फिल्ट्रेट बना, और इस फिल्ट्रेट में से यूरिन जो बनता है वो 1 से 1.5 लीटर है, तो बाकी का क्या होगा? वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी क्या हुआ? रीएब्जॉर्ब। लगभग जितना जो अगर हम बात करें तो जो 180 लीटर बना है उसमें से लगभग 99% जो फिल्ट्रेट बना वो 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। फिल्ट्रेट गेट रीएब्जॉर्ब, 99% फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। रीएब्जॉर्ब करेंगे कौन? उसको रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं अलग अलग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में, वो रीएब्जॉर्प्शन करेंगे एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म से, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सोडियम है, ये सारे एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। और एक्टिवली एब्जॉर्प्शन का मतलब इनके एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का यूज होता है। एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड व्हाइल वाटर, और वी कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट, दीज आर रीएब्जॉर्ब्ड पैसिवली। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और जो हमारा वेस्ट है, वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। लास्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। Last step is the tubular secretion. What is tubular secretion?
कुछ सब्सटेंसेस अगर एब्जॉर्ब होते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो सेक्रीट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, यूरिया, कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेक्रीट होते हैं, और कुछ फिल्टर हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ सेक्रीट हुआ, और फाइनली जो बनता है वो बनता है यूरिन। ये तो था हमारा ग्लोमेरुलस, ये तो था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है और नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिब्यूल्स। जो टिब्यूल्स हमने पढ़े इसमें बोमेंस, इसमें रीनल टिब्यूल जो हमने पढ़ा, अब उसके टिब्यूल्स का फंक्शन बात करते हैं, फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स। सबसे पहले अब हम बात करते हैं पीसीटी की, यानी कि पर ऑक्सिमल डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। जो हमने डायग्राम पढ़ा था, जैसे ये हमारा हो गया बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा पहले जो है ये हो गया हमारा पीसीटी। ये क्या है? दिस इज बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब इसकी बात करें तो ये है हमारी लूप ऑफ हैनले। दिस वन इज द लूप ऑफ हैनले, this one is the loop of Henle, and this is distal convoluted tubule, and finally this one is the collecting duct. PCT, loop of Henle, loop of Henle. This one is DCT, distal convoluted tubule, and this one is collecting duct. तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। नियरली 80% ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ अगर हम बात करें ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी इसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, और लगभग 80% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब हेयर। 80% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी के अंदर, nearly all essential nutrients, and 70 to 80% of filtrate is reabsorbed by this segment. This segment help to maintain pH and ionic balance of body fluid. दूसरा ये क्या मेंटेन करता है? pH और ionic balance मेंटेन करता है। किसका? pH and ionic balance of body fluids. Second is the it also maintain pH and ionic balance of body fluids. Third one is that it also absorb, it also secrete, ये एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सेक्रीट भी करता है हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम आयन बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट्स, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम को सेक्रीट करता है और साथ में कार्बोनेट्स को ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो हो गया हमारा पीसीटी। उसके बाद आती है हमारी लूप ऑफ हैनले। ये हमारी लूप ऑफ हैनले की डिसेंडिंग लिम्ब है। दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो है असेंडिंग लिम्ब है। दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब। अब इसको अगर हम डिनोट करें तो हम अगर दिखाएं तो ये देखो, जैसे ये HCO3 ये क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से NaCl एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और इसके अंदर सेक्रीट क्या हुआ? हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, इन सब आयंस की यहाँ क्या हुई? सेक्रीशन हुई, और ये सारे वाटर है, कार्बन बाइकार्बोनेट्स हैं, NaCl है, ये हो गए यहाँ से रीएब्जॉर्ब, और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी। सेकंड इज द लूप ऑफ हैनले। अब लूप ऑफ हैनले की बात करें तो एक हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है, एक हमारी लिम्ब है डिसेंडिंग, और दूसरी लिम्ब है हमारी असेंडिंग। दूसरी लिम्ब कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इट इज परमिएबल। ये हमारी लिम्ब क्या है? परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर and impermeable to electrolytes, impermeable to
इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वाटर को तो के लिए तो परमिएबल है, यानी कि इसमें वाटर तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें और कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो जब फिल्ट्रेट हमारा इसमें से मूव करता है तो वो फिल्ट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड, क्योंकि वाटर तो निकल गया, इसके अंदर क्या बचे, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स बच गए तो वाटर निकलने के बाद ये जब फिल्ट्रेट इसमें से मूव करेगा तो फिल्ट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर्स को से तो इम्परमिएबल है बट इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर इसमें से मूव नहीं करेगा, अंदर है तो अंदर ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे क्योंकि इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से NaCl बाहर आ गया, तो ये कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट जब ऊपर मूव करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स डाइल्यूटेड। When this concentrated filtrate moves into the ascending limb, then it becomes diluted. तो ये हो जाएगा dilute. This is the function of loop of Henle. Third one is the DCT, or we can say distal convoluted tubule. Third one is distal convoluted tubule. ओके, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, दिस डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हेयर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, किसकी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस, सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यानी कि फ्लूइड इंटरस्टिशियल में जो फ्लूइड पास हुआ यहाँ फ्लूइड वो वापस से ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर की वो होगी हमारे DCT में। और इसमें दूसरा क्या है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब पैसिवली, DCT इज ऑल्सो, इस DCT इट हेल्प इन मेंटेनिंग pH एंड सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे हमारा PCT जो है वो pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ये pH और सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करेगा। इट मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, इसके अलावा ये इट ऑल्सो सेक्रीट हाइड्रोजन, NH3, अमोनिया, potassium by selective absorption of carbonates HCO3 माइनस। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की, वाटर की, pH और सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। हाइड्रोजन NH3, पोटेशियम, ये इसी तरह से ये हो गया हाइड्रोजन NH3 पोटेशियम, और इट ऑल्सो एब्जॉर्ब NaCl, H2O, HCO3। इन सब को तो क्या करता है ये, इन सब को ये एब्जॉर्ब करेगा और ये सारे इसके अंदर सेक्रीट होंगे। फाइनली इज द लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। हमने इसका फंक्शन हो गया PCT, लूप ऑफ हेनले हो गया DCT, लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। और अब इन दिस कलेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region. Large amount of water is reabsorbed from this region. Large amount of water जो है वो इस रीजन से reabsorb होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो गई। अगर दूसरा हम बात करें, डिस्टल पार्ट है जो वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल पार्ट, जो डिस्टल पार्ट है ट्यूब्यूल्स के वहां से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। इट ऑल्सो एड सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट में ये यूरिया भी ऐड करता है। इट ऑल्सो एड सम अमाउंट ऑफ यूरिया। ओके, इट ऑल्सो मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये भी pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द फ्लूइड, लाइक इन सम अमाउंट यूरिया इज ऑल्सो सेक्रेटेड, यूरिया को सेक्रेट करेगा और वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर, दिस वन इज द फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। इससे पहले हमने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन जिसमें 3 स्टेप्स थे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहले ब्लड फिल्टर होगा, फिर उसमें कुछ सब्सटेंसेस उस फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होंगे, कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर सेक्रेट होके तब जाकर यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब यूरिन की फॉर्मेशन में इन तीनों टिब्यूल्स का हाथ होता है, इन सब पूरे टिब्यूल का, जिसमें पीसीटी, डीसी, टूब ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स के फंक्शंस की बात की। इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, लेट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।